नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी और इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, जो भारतवर्ष में 2024 के इलेक्शन के बारे में मेजर डेवलपमेंट हुई है, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। मैं कई बार अपने पुराने वीडियो में भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिफरेंट पैरामीटर्स पे ज़िक्र कर चुका हूँ। इसमें शेयर मार्केट भी होती है और म्यूचुअल फंड्स और बाकी इन्वेस्टमेंट के जो एरिया हैं, उस पर मैं ज़िक्र करता रहता हूँ। आज का जो ये विषय है, वो प्योरली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये थोड़ा-सा इसमें मैं ज़िक्र करूँगा 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बारे में और जैसे कि एग्ज़िट पोल और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, प्रधानमंत्री जी बार-बार ये कह रहे थे अब की बार 400 पार। तो एग्ज़िट पोल भी उसी लाइन में बात कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर मीडिया जितने भी थे वो गवर्नमेंट की ही भाषा बोलते रहते थे और एग्ज़िट पोल के बाद जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स आए, वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। केवल कुछ सोशल मीडिया में ये ज़िक्र हो रही थी जिसमें कि एक एक बहुत ही प्रख्यात समालोचक श्री योगेंद्र यादव द्वारा यही एक अनुमान लगाया गया था और जहाँ तक मेरा अपना भी मानना था कि जो 400 पार वाला ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, वो शायद नहीं अचीव हो पाएगा। उसके पीछे जो धारणा थी, जो सरकारी तंत्र था या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके जो सलाहकार हैं, वो ये मान करके चल रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान उनकी मुट्ठी में रहेगा और जितना उनको पहले से सीटें मिली थी, उससे ऊपर ही मिलेंगी। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस जनता ने गलत साबित कर दिया और सरकार को आईना दिखा दिया कि केवल राम मंदिर ही हमारे विकास का मुद्दा नहीं है। यदि आप विकास की बात करते हैं, तो विकास की गतिविधियों को सभी प्रदेशों में बाँटना पड़ेगा, ना कि किसी एक ही या 2 प्रदेशों तक ही सीमित रखना पड़ेगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में जो पिछले 2 सालों से पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, तो उसमें महाराष्ट्र में जबरन सरकार बनाई गई थी और वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ गुजरात में भी शिफ्ट कर दी गई सरकार बनाने के बाद, जिसका रोष वहाँ की प्रजा को था और उन्होंने सरकार को सही आईना दिखा दिया। जहाँ तक टीवी मीडिया की बात है, वो तो लगभग सारे सरकार की ही भाषा बोलते थे। एक एनडीटीवी था, जिसमें मिस्टर रवीश कुमार थे, उनको भी किसी ढंग से एनडीटीवी से अलग कर दिया गया और एनडीटीवी को जैसे आपको मालूम है कि अडानी ग्रुप द्वारा खरीदा गया है, तो वो भी अब अडानी और देश के प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी की ही भाषा बोल रही हैं। तो ये जो मीडिया का निष्पक्ष रूप से आकलन न करना ही एक मुख्य कारण था कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए गए थे, वो काफ़ी गलत थे और गलत साबित हुए। दूसरी तरफ मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव भी रहता हूँ और मैंने इस दौरान सोशल मीडिया के भी काफ़ी वीडियोस देखे हैं, जिनमें ध्रुव राठी जी का वीडियो था, जिसमें प्रसून वाजपेयी जी का वीडियो है, जिसमें और भी कई वीडियोस हैं जो कि यहाँ पे मैं नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो उसमें उनकी तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा था कि जो सरकार के जो ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है, उसको उस अहम को ख़त्म करना है और जहाँ तक इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं, उसमें काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। मेरा इसमें व्यक्तिगत आकलन ये है कि जो अपोजिशन को सीटें मिली हैं, उसमें सोशल मीडिया का अहम रोल है, लेकिन अपोजिशन के पास कोई सॉलिड लीडरशिप ना होने की वजह से वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए
हालांकि जो 272 का जादुई आंकड़ा था, उसको पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जो अपोजिशन का जो एक गुट होकर के एक गठबंधन इंडिया के तौर पर उन्होंने बनाया था, उस गठबंधन में कुछ खामियां भी थी और कुछ लीडरशिप की कमी भी थी। और उस गठबंधन में सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर नजर आता है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन आ गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 सीट के करीब मिल गया। तो उससे अब जो जो एनडीए 1 और 2 में, खास तौर पे 2 में जिस ढंग से सरकार निर्णय ले रही थी, वो निर्णय लेना अब कुछ रोक लगेगी। और जो सोशल मीडिया था, वो काफ़ी हद तक उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम रहा है। और मेरा भी ये मानना है, यदि सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, तो उसके बाद जो लीडरशिप है वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, एरोगेंट हो जाती है, उसमें अहम आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार उनके जो निर्णय हैं वो काफ़ी गलत भी हो सकते हैं। और उन निर्णय के लिए समालोचन करने के लिए ना तो मीडिया काम कर रहा था, ना ही जुडिशरी काम कर पा रही थी, ना ही उनके जो सलाहकार थे, वो भी अपनी सलाह सही ढंग से नहीं दे पाते। क्योंकि जब कभी भी कोई ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, तो वो केवल उसी सलाह को मानता है जो उसको अच्छी लगती है। दोहा मुझे याद आता है कि रही मन निंदक नियरे राखिए। जो आपके आलोचना करने वाला है, उसको भी नज़दीक रखना चाहिए, ताकि आप सही ढंग से समझ पाएँ और सही ढंग से काम कर पाएँ। ये काम शायद एनडीए 2 में नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के रिजल्ट बता रहे हैं। दूसरी तरफ शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा होगा कि ये 2-3-4 स्टेट तो हमारे हाथ में हैं ही, हम साउथ की तरफ फोकस करते हैं। और जब उन्होंने साउथ की तरफ फोकस किया, ज़्यादातर समय साउथ में ही लगाया, लेकिन साउथ से हासिल क्या हुआ? केवल 1 सीट केरला से। बाकी आंध्र प्रदेश में तो उनका कोलिशन था चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो उसमें कुछ न कुछ तो हाथ लगना ही था। उसके अलावा साउथ से बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर प्रधानमंत्री या उनके सलाहकार कुछ समय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में और देते, तो शायद भाजपा ही अपना इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी में आ सकती थी। लेकिन ये सब लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा करैक्टर है, जिससे कि जब भी कभी कोई भी राजनेता अति करता है, तो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को देखना पड़ा। अगर विरोधी राजनेताओं को नज़रबंद रखा जाए या उनको जेल भेजा जाए या प्रेस को स्वतंत्रता न दी जाए, तो इस प्रकार के दुष्परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि अभी सामने आया। दोस्तों, ये तो एक राजनीतिक डेवलपमेंट है। उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे और हमारी अर्थव्यवस्था पे या हमारे जो अभी तक विकास की प्रक्रिया चल रही है, उस पर क्या असर होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। इसमें सबसे पहला जो मैं बात करना चाहूँगा कि क्या ये कोलिशन गवर्नमेंट अस्थायी रहेगी? तो इसमें मेरा उत्तर है कि हाँ, ये अस्थायी रहेगी, क्योंकि इसमें जो 2 बड़े घटक हैं, तेलुगु देशम पार्टी जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे जनता दल यू है, उन दोनों को ये मालूम है कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट रहती है, बीजेपी के लीडरशिप में गवर्नमेंट चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चलती है, तो देश में स्थायित्व तो रहेगा ही, साथ में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी हुई है, वो बनी रहेगी। और जो पिछले 10 सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो बरकरार रहेगा।
और उससे जो रिसोर्सेस आएंगे तो जो उनके अपने पर्सनल एजेंडा हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। प्रेजेंट कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें जो सबसे बड़े महत्वाकांक्षी नेता हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके दो टारगेट हैं, एक तो अमरावती को कैपिटल बनाना और दूसरा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की तरह सॉफ्टवेयर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। चंद्रबाबू नायडू एक विजनरी लीडर हैं और वो दूरदर्शी हैं। उन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी डेवलप करने में अपना पूरा योगदान दिया था जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक राज्य था, और उसी लाइन में वो फिर से यही चाहेंगे कि उनकी जो इच्छा है अमरावती को कैपिटल बनाने की, एक मॉडर्न कैपिटल बनाने की, वो पूरी हो जाए। और दूसरा उनका प्रदेश में डेवलपमेंट की जाए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, और वो इन्वेस्टमेंट केवल बीजेपी के कोलिशन के साथ हो सकता है। इंडिया के कोलिशन के साथ वो इन्वेस्टमेंट संभव नहीं है। अगर किसी ढंग से बीजेपी से कोलिशन तोड़ करके इंडिया के कोलिशन में यदि तेलुगु देशम पार्टी जाती है या जनता दल यू जाता है तो उनको एक खिचड़ी सरकार में शामिल होना पड़ेगा और जिसका स्थायित्व तो शायद मुश्किल होगा। तो ये बातें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए फंड्स चाहिए, तो वो बीजेपी के साथ रहने में ज़्यादा आसान रहेगा बजाय कि इंडिया के साथ जाने। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है रहेगी इकोनॉमी में कि जो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि जैसे ही एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे तो एकदम से मार्केट 4-6 हज़ार पॉइंट तक बढ़ गई थी और वो फाइनली 4-4.5 हज़ार पॉइंट पर स्टेबल हुई। लेकिन दूसरे दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो मार्केट एकदम से फिर नीचे 6,000 पॉइंट तक चली गई थी, जो कि 4-4.5 हज़ार पॉइंट तक स्टेबल हो पाई। हालांकि वो मार्केट अब फिर रिकवर हो गई है पिछले 2 दिनों में, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एफपीआई, एफआईआईज और एफडीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 10 सालों में हुई है उसके मुकाबले अब स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसके दो कारण हैं, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से उनका भरोसा थोड़ा सा कम रहेगा, दूसरा अब चाइना में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके पास आ गई हैं तो एफडीआई और एफपीआई या एफआईज जो है अब चाइना की तरफ भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 1 महीने में एफडीआई और एफपीआई द्वारा लगभग, खासतौर पे एफपीआई द्वारा 1500 करोड़ रुपए विड्रॉ कर दिए गए थे, और अभी भी उम्मीद लगाई जाती है कि जब तक बजट नहीं आता तो मार्केट ऐसे अनस्टेबल रहेगी, कुछ कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी हो सकता है कि एक टेक्निकल करेक्शन भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट अपवर्ड जा रही थी और एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका है जो कि कुछ समय करेक्शन मोड में जाएगा। जो मार्केट की स्टेबिलिटी सामने नज़र आएगी वो जुलाई में बजट के बाद ही नज़र आएगी। इस दौरान जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें, क्योंकि ऐसे ही अप्स डाउन में एसआईपी का ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जहाँ तक फॉरेक्स का रिजर्व की बात है, फॉरेक्स रिजर्व इस टाइम हाईएस्ट है और वो एकदम से उसी पेस में नहीं बढ़ेंगे जो कि पिछले 10 सालों में बढ़े हैं, लेकिन एकदम से फॉरेक्स रिजर्व नीचे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं वो स्टेबल रहेंगी और उसमें एकदम से विड्रॉल नहीं होगा। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा डिप्लीट नहीं होंगे अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इसी लेवल पे रहती है। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन जो आज की डेट में है वही चलता रहेगा, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन के दो
बड़े फैक्टर होते हैं। एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि मैक्सिमम क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस। जहाँ तक इस साल की बात है तो मानसून अच्छे आने की संभावना है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खरीफ की क्रॉप अच्छी रहेगी और रबी की क्रॉप भी ठीक थी। इसलिए फूड प्राइसेस में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, तो वहाँ वृद्धि ना होने की वजह से इन्फ्लेशन भी इसी रेंज में रहेगा। अगला फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ जैसे कि आज की डेट में हमें 7 से 8.5% के बीच में हर क्वार्टर में नज़र आ रही है। तो ये ग्रोथ 7 से 8% के बीच में ही रह सकती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो उसका रिजल्ट्स अब सामने आने शुरू हो जाएंगे, और एक स्टेबल ग्रोथ मिलती रहेगी अगले 5 सालों में। जो इन्वेस्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेजर चेंजेस आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसका चंक शेयर 40 से 50% शेयर केवल एक ही स्टेट में, गुजरात में हो रहा था। बाकी रेस्ट 40-50% सारे 28 राज्यों में जाता था। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन था गुजरात की तरफ, ये अब कुछ कम होने की संभावना है, क्योंकि कोलिशन में जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो अमरावती कैपिटल के लिए अपना शेयर मांगेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शेयर मांगेंगे। उसी ढंग से जो महाराष्ट्र में है उनको यदि अगले इलेक्शन में जीतना है तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होना है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो यूपी में इन्वेस्टमेंट के इन्होंने वादे किए हुए हैं उसके लिए भी फंड रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में भी जितना योगी जी ने अनाउंसमेंट की हैं उसमें जो ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है उतने के लिए अभी तक फंडिंग नहीं है। तो वो फंडिंग भी अब गवर्नमेंट को रिलीज करनी पड़ेगी, ताकि यूपी का भी डेवलपमेंट हो, और जो लोगों का भरोसा वहाँ से उठा है वो फिर से कायम हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि केवल राम मंदिर बनने से ही विकास नहीं होता। विकास के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। वो काम शायद इस इलेक्शन में बीजेपी नहीं कर पाई, जिसका फल एंटी इनकम्बेंसी का इंडिया को मिला। जैसे कि आपको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसा इशू था जिसको कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने काफ़ी इनकैश किया, और उसका प्रतिफल उनको मिला। उनके परिवार के 5 सीटें मिल गई जो कि उन्होंने पीछे गंवाई थी। तो अब ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से फोकस करेगी उत्तर प्रदेश के विकास में, महाराष्ट्र के विकास में, बिहार के विकास में और आंध्र प्रदेश के विकास में। बाकी जहाँ तक बात आती है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की स्थिति बदतर ही हुई है, और वहाँ पर ममता जी का ही राज है, तो वहाँ पर वो रिसोर्सेस जितना एलोकेट कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी ही होगी। वेस्ट बंगाल में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला, तो जो ये रीजनल ग्रोथ है ये थोड़ा सा अब स्प्रेड हो जाएगा, जो एक जगह गुजरात में सेंट्रलाइज हो। दोस्तों, मुद्दे अब अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो कम नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में अभी तक जितना भी छोटे उद्योग हैं या छोटे लेवल पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम होना है वो चाइना के मुकाबले 1% भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं वो बड़े शहरों की तरफ बड़े उद्योगपतियों द्वारा अपने बड़े उद्योगों में की जा रही हैं, और उसमें भी जहाँ तक मैन पावर का यूज़ होता है उसको कम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से मैन पावर को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं होंगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। इसके लिए कहीं न कहीं
ग्रामीण क्षेत्रों में चाइना के जैसे ही एक माहौल बनाना पड़ेगा। छोटे-छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे मार्केटिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पे स्टोरेज का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बेटर करनी पड़ेगी। ये सब करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसको इन्वेस्टमेंट करना। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट आज की डेट में डिजिटल मोड में चल रही हैं, वो आंकड़ों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, धरातल पे जो काम होता है उसका आकलन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक जल जीवन मिशन की बात करूँगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019-20 से मुहिम चलाई जा रही है। इसमें वर्ल्ड बैंक की भी फाइनेंसिंग है, लेकिन इसमें केवल घर-घर में नल लगे हैं, लेकिन उन नलों में पानी नहीं है। यदि सरकार इसका कहीं से भी एक सोशल ऑडिट करवाए और ये पता करे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने घरों में नल लगे हुए हैं और किन नलों पर पानी जा रहा है, तो शायद पिछले 5 सालों में उन नल लगने से केवल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही फ़ायदा हुआ। जो पाइप के सप्लायर थे उनको फ़ायदा हुआ, जो जल निगम के दफ्तर हैं उनके इंजीनियर्स को फ़ायदा हुआ, उनकी कमीशन बढ़ी। और जो जल जीवन मिशन में एक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो शायद परसेंटेज में आंकना मुश्किल है, लेकिन वो नगण्य है। इसका भी असर इन वोट इस इलेक्शन के रिजल्ट को दर्शाता है। ग्रास रूट लेवल पे कितनी प्रोग्रेस हुई है इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये 2024 का इलेक्शन। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे जोर दिया जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जोर देने के बाद डिजिटल फ्रॉड कई हजार गुना बढ़ चुके हैं और उस पर नियंत्रण लगाने के लिए 1-2% भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ना आपके साइबर पुलिस स्टेशन हैं, ना साइबर सेल है, जो कि इतने बड़े लेवल के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर पाए। आपने देखा होगा कि कई अनियमितताओं को देखते हुए पेटीएम पे बैन लगाना पड़ा और भी कई जितने फिनटेक के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किया गया था, उसके ऊपर भी आरबीआई को कुछ समय के लिए बैन लगाना पड़ा ऑनबोर्डिंग पे। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी फ्रॉड्स हज़ारों गुना बढ़ चुके हैं, जिससे कि लोगों में काफ़ी असंतोष है। लोगों के जीवन भर की पूँजी फ्रॉडस्टर जो है 1 मिनट में उड़ा लेते हैं और फिर जो उसका शिकार होता है, जो विक्टिम है, उसको दर-दर भटकना पड़ता है अपना पैसा वापस लेने के लिए। कई बार मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कि यदि फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड करके पैसा ले लिया, तो वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में, पेंशन्स के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में, गवर्नमेंट की पेंशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।